हम सब जानते हैं कि लूसेंट जीके सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किसी गंगा से कम नहीं है। लेकिन इसे याद करना कई बार लोहे के चने चबाने जैसा लगता है। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज। इस सीरीज में लूसेंट जीके को ऑडियो और विजुअल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे कहीं भी सुन सकते हैं, TB1000, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या फिर रात को सोने से पहले पढ़ाई दोहरा रहे हों। इसे ध्यान से सुनने के बाद आप परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ सवालों को हल कर पाएंगे। और नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अनुसूची 1 भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों के विवरण के बारे में है। मतलब ये एक तरह से हमारे संविधान का भौगोलिक नक्शा है। हाँ, क्योंकि जब तक बाउंड्री तय नहीं होगी तब तक आप किसी भी देश का प्रशासन कैसे चला सकते हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि नियम कहाँ लागू होंगे। वो तो ठीक है, सीमाएं तय होगी, लेकिन मुझे इन नोट्स में अनुसूची 2 और अनुसूची 3 का जो क्रम दिया गया ना, उस पर थोड़ी सी आपत्ति है। आपत्ति? वो क्यों? मतलब मुझे ये क्रम बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा स्वार्थी लगता है। अच्छा, आप वेतन और शपथ वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात की गई है। सही है। और उसके ठीक बाद अनुसूची 3 में इन्हीं लोगों की शपथ और प्रतिज्ञा का विवरण है। मतलब पहले आप पैसे और सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं और बाद में देश के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे हैं। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है ना? क्या ये बहुत ज्यादा लेन देन या ट्रांजैक्शनल नहीं है? निष्ठा की शपथ तो सबसे पहले आनी चाहिए ना? देखो, ये खटकता जरूर है, लेकिन अगर हम प्रशासन के नजरिए से इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे तो ये क्रम स्वार्थी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी सोच का हिस्सा है। वो कैसे? मुझे तो इसमें बस यही दिख रहा है कि बिना वेतन तय किए कोई काम नहीं करना चाहता। इसे ऐसे सोचिए, जिन पदों की बात अनुसूची 2 में हो रही है वो देश के सबसे अहम पद है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपने वेतन या भविष्य को लेकर असुरक्षित होगा तो क्या वो बिना किसी दबाव के काम कर पाएगा? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। अनुसूची 2 पहले ये सुनिश्चित करती है कि राज्य इन अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता दे रहा है। अच्छा, तो मतलब पहले उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है। हाँ, जब राज्य उन्हें वित्तीय रूप से आजाद कर देता है तभी वो अनुसूची 3 के तहत उनसे ये उम्मीद कर सकता है कि अब वे बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लें। अरे वाह, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अगर जज अपनी आजीविका के लिए सरकार पर निर्भर है तो उसकी शपथ तो वैसे ही खोखली हो जाएगी। बिल्कुल, वित्तीय स्वतंत्रता पहले आती है ताकि शपथ का कोई वास्तविक मूल हो सके। क्या बात है, ये एक बेहतरीन तार्किक ढांचा है। मतलब पहले सीमाएं, फिर स्वतंत्रता और फिर कर्तव्य। खैर, अब जब जमीन और अधिकारी तैयार हैं तो अगली चुनौती आती है सत्ता के बंटवारे की। और यहीं से हम अनुसूची 4 पर आते हैं। नोट्स के मुताबिक ये राज्यों को राज्यसभा की सीटों के आवंटन से जुड़ी है। हाँ, कि किस राज्य को संसद के उच्च सदन में कितनी सीटें मिलेंगी। सही कहा। ये सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रिया में राज्यों को सही प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन इसके बाद जो आता है ना, वो भारतीय प्रशासन की जटिलता को बहुत गहराई से दिखाता है। आप अनुसूची 5 और 6 की बात कर रही है ना? हाँ। जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे इस हिस्से में एक बहुत ही स्पष्ट फनल या कीप जैसा आकार दिखाई दिया। फनल? आप इस फनल वाले विचार को थोड़ा और समझाएंगे? देखो, अनुसूची 4 पूरे देश की बात करती है, मतलब सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये फनल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। हाँ, ठीक है। फिर हम अनुसूची 5 पर आते हैं। नोट्स कहते हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। यहाँ दायरा थोड़ा सिकुड़ गया। हाँ, अब हम सिर्फ विशिष्ट हिस्सों की बात कर रहे हैं। और फिर आती है अनुसूची 6। यहाँ फनल का निचला हिस्सा एकदम संकरा हो जाता है। ये अनुसूची केवल और केवल 4 विशिष्ट राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। सिर्फ 4 राज्य। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और आपको पता है, नोट्स में इन 4 राज्यों के नामों को विशेष रूप से याद रखने पर बहुत जोर दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वही तो मेरी उलझन है। जब अनुसूची 5 में पहले से ही जनजातीय क्षेत्रों की बात कह दी गई थी तो फिर इन 4 राज्यों के लिए अलग से अनुसूची 6 क्यों बनाई गई? क्योंकि संविधान एक नियम सब पर लागू वाले सिद्धांत पर काम नहीं करता। मतलब इन 4 राज्यों में ऐसा क्या अलग है? इसके पीछे का कारण
इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्वायत्ता है। अनुसूची 5 बाकी देश के जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ती है। लेकिन अनुसूची 6 वाले ये 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनकी अपनी एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कानून रहे हैं। अच्छा, तो उनका सिस्टम इतना अलग था कि वो अनुसूची 5 में फिट नहीं हो सकते थे। बिल्कुल, इसलिए उन्हें उनके अपने पारंपरिक कानूनों के हिसाब से प्रशासित करने के लिए ये पूरी तरह से अलग अनुसूची बनाई गई। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ढांचा विविधता को मिटाने की बजाय उसे बचाने की कोशिश करता है। और विविधता की इसी बात से अनुसूची 7 और 8 का महत्व समझ आता है। हाँ, नोट्स में अनुसूची 7 को परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें 3 सूचियों का जिक्र है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सूचियां शक्तियों के टकराव को रोकने का सबसे बड़ा टूल है। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार। अगर मुझे इस अनुसूची 7 को समझाना हो ना, तो मैं इसे घर के कामों की लिस्ट की तरह देखूंगा। घर के कामों की लिस्ट? वो कैसे? देखो, संघ सूची घर के बड़े बुजुर्गों के काम है, जैसे बाहर का बजट या सुरक्षा। राज्य सूची बच्चों के अपने कमरे की जिम्मेदारी है। और समवर्ती सूची वो काम है जो दोनों मिलकर तय करते हैं। और समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं। ये तुलना बहुत बढ़िया है। अगर ये स्पष्ट ना हो कि कौन सा काम किसका है, तो घर में रोज झगड़े होंगे। बिल्कुल। और इसी स्पष्टता के बाद अनुसूची 8 आती है, जो भारत की भाषाओं से जुड़ी है। नोट्स बताते हैं कि इसमें वर्तमान में 22 मान्य प्राप्त भाषाएं हैं। तो जहां अनुसूची 7 कामकाज बांटती है, वहीं अनुसूची 8 इन 22 भाषाओं के जरिए हमारी विविधता को मान्यता देती है। और बस यहां आकर हमारे मूल 8 कमरों का ढांचा पूरा हो जाता है। हाँ, 1950 में जब संविधान बना था तो उसमें यही 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समाज तो रुकता नहीं है ना, इसलिए संविधान को खुद को अपडेट करना पड़ा, नए कमरे बनाने पड़े। और यहीं से हमारी अनुसूची 9 की कहानी शुरू होती है। मुझे इस पीडीएफ में अनुसूची 9 देखकर सच में सबसे ज्यादा हैरानी हुई। ये एक तरह का विरोधाभास लगता है। आप प्रथम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, जो 1951 में हुआ था। हाँ, वही। मतलब संविधान लागू हुए अभी 1 साल ही हुआ है और निर्माताओं को एक ऐसा सेफ रूम या गुप्त तिजोरी बनानी पड़ गई जहां वो कानूनों को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से बचा सकें। तो को रक्षक बनाया। उसी ने अनुसूची 9 बनाकर कह दिया कि अगर कोई कानून इस बक्से में डाल दिया तो अदालत उसे छू भी नहीं सकती। क्या ये अदालतों की ताकत कम करना नहीं था? सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। कैसी परिस्थितियां? देखो, जब देश नया नया आजाद हुआ था तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने और भूमि सुधार लागू करने की बहुत सख्त जरूरत थी। तो सरकार कानून बनाती होगी। हाँ, लेकिन सरकार जब भी कोई ऐसा कानून बनाती जिससे संपत्ति का समान वितरण हो सके, तो लोग तुरंत अदालतों में चले जाते। अच्छा। और मुकदमों की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती। बिल्कुल। इससे विकास और सुधार के सारे काम रुक रहे थे। अनुसूची 9 उसी गतिरोध को तोड़ने का उपाय था। ये एक ढाल थी ताकि जरूरी सामाजिक सुधार वाले कानूनों को तेजी से लागू किया जा सके। समझ गया। मतलब व्यवस्था को जाम होने से बचाने का एक व्यावहारिक उपाय था। एकदम सही। लेकिन अगर अनुसूची 9 कानूनों को बचाने की ढाल थी, तो अनुसूची 10 मुझे राजनेताओं पर कसी गई लगाम की तरह लगती है। हाँ, अनुसूची 10, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। नोट्स में लिखा है कि पार्टी बदलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। ये सिस्टम के भीतर की अवसरवादिता से निपटने का तरीका है। अवसरवादिता मतलब दल बदल से व्यवस्था को क्या खतरा था? कल्पना कीजिए कि एक सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। कुछ विधायक मंत्री पद या पैसे के लालच में रातों रात अपनी पार्टी छोड़कर विपक्ष में चले जाते हैं। तो सरकार तो अगले दिन गिर जाएगी। बिल्कुल। और जब ऐसा बार बार होता है तो कोई भी प्रशासन ठीक से काम नहीं कर सकता। तो अनुसूची 10 ने आकर ये सख्त नियम बना दिया कि जनता ने आपको जिस विचारधारा पर वोट दिया है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अगर धोखा दिया तो कुर्सी दबानी पड़ेगी। ये बहुत ही कड़ा और जरूरी कदम था। अब आते हैं सफर के अंतिम पड़ाव पर, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए हैं। अगर मैं नोट्स को देखूं तो ये दोनों सत्ता को दिल्ली से निकालकर सीधे आम आदमी के दरवाजे तक लाती हैं। अनुसूची 11 पंचायती व्यवस्था से जुड़ी है, जो 73वें संशोधन से आई।
और अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से जुड़ी है, जिसे 74वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है जिस पर मुझे लगता है सबको गौर करना चाहिए। आप उन विषयों की संख्या की बात कर रहे हैं? हाँ, नोट्स के मुताबिक अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं, जबकि अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए केवल 18 विषय हैं। 29 और 18। यही वो आंकड़ा है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मतलब गांव का प्रशासन चलाने वाली पंचायतों को 29 अलग-अलग विषय दिए गए हैं और शहरों की नगर पालिकाओं को सिर्फ 18। ये अजीब लगता है ना? हाँ, आमतौर पर तो शहर ज्यादा जटिल होते हैं तो उन्हें ज्यादा विषय मिलने चाहिए थे ना। ये 29 बनाम 18 का फर्क क्या कहता है? ये एक बहुत ही शानदार तार्किक सवाल है। अगर हम इस अंतर के पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये भारत की असलियत दिखाता है। वो कैसे? देखो, एक शहर में नगरपालिका का मुख्य काम बुनियादी ढांचा होता है, जैसे सड़क, पानी, कचरा प्रबंधन या स्ट्रीट लाइट। बाकी जरूरतें तो बाजार पूरी कर देता है। बिल्कुल, लेकिन एक गांव में पंचायत सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं संभालती। अच्छा, तो और क्या काम होते हैं? उसे कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और गरीबी उन्मूलन जैसे उन सभी विषयों को भी देखना पड़ता है जो वहां के लोगों के सीधे जीवन यापन से जुड़े हैं। अरे वाह, मतलब गांव में स्थानीय मदद की जरूरत जीवन के हर पहलू में होती है, इसलिए पंचायतों को 29 विषय दिए गए। हाँ, ताकि वे गांव का संपूर्ण विकास कर सकें। जबकि शहरों में काम मुख्य रूप से सुविधाएं देना है, इसलिए उनके पास 18 विषय हैं। ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, ये तो ग्रामीण और शहरी जीवन की जरूरतों का सीधा सीधा गणित है। बिल्कुल, संविधान ने गांव और शहर की अलग-अलग जरूरतों को पहचाना। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि ये 12 अनुसूचियां महज सूचियां नहीं हैं। ये तो देश को चलाने का पूरा सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, हमने अनुसूची 1 से सीमाएं तय की, 2 और 3 में अधिकारियों को स्वतंत्र कर शपथ ली, 4 से राज्यों को आवाज दी और 5-6 के फनल से जनजातीय पहचान को बचाया। फिर अनुसूची 7 और 8 से शक्तियों को बांटा और 22 भाषाओं को मान्यता दी। और जब जरूरत पड़ी तो 9 से कानूनों की रक्षा की, 10 से दल बदल रोका और 11-12 से सत्ता सीधे गांव और शहरों की जनता के हाथों में सौंप दी। ये वाकई एक अद्भुत सफर रहा है। हाँ, जिसे हमने सिर्फ करंट एग्जाम स्टडी पॉइंट के इन बेहतरीन नोट से डिकोड किया। लेकिन इन 12 अनुसूचियों के सफर को देखते हुए अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। कैसा विचार? देखो, हमने देखा कि राजनीतिक अवसरवादिता रोकने के लिए अनुसूची 10 जोड़ी गई और स्थानीय शासन मजबूत करने के लिए 11 और 12। हाँ, जब भी जरूरत पड़ी नए कमरे बने। तो अगर भविष्य में कभी समाज की जरूरतें फिर से बदलती हैं, तो क्या कभी 13वीं अनुसूची की जरूरत